देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद जहां चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। 4 करोड़ से ज्यादा लोग मैदान में उतर कर सुबह से लगातार बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। बताएंगे कहां से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में रात भर लोगों को पैसा बांटते पकड़े गए हैं भाजपाई। बताएंगे कहां कहां पर जमकर छापेमारी की है स्थानीय लोगों ने और बीजेपी वालों को जमकर पकड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में 140 सीटों पर अचानक से वीवीपैट को हटाकर एक नया मशीन लगाने को लेकर भी नए तरीके का हुआ है विवाद। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी एक तीर से 3 शिकार करने जा रही है तमिलनाडु के अंदर और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बीएमसी के चुनाव में मराठी मानुस का कार्ड चलने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एशिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे महानगर पालिका के चुनाव आज लगातार सुबह से हो रहे हैं। 15 जनवरी यानी आज सुबह से लगातार बम्पर वोटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। तकरीबन 75,000 करोड़ के बजट वाले बीएमसी में 227 सीटों को लेकर तकरीबन 1 करोड़ लोग मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार एक के बाद एक वोट डालते चले जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर के अंदर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर 2 करोड़ 7 लाख के आसपास आबादी में से 1.5 करोड़ मतदाता मैदान में उतरकर लगातार वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। टोटल 29 इकाइयों के अंदर चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई है तो 2 है। एक है बीएमसी जिसका 74-76 हजार करोड़ के आसपास का बजट है, जबकि दूसरा है पुणे महानगर पालिका जहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का बजट है दोस्तों। जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी पुणे और मुंबई सबसे ज्यादा जरूरी है और इन 2 जगह पर ही ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतने को लेकर संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान केवल 2 मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति की गई दोस्तों। एक और एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन करके पूरी कोशिश की कि मराठी मानुस के इर्द गिर्द पूरी राजनीति की जाए। मराठाओं की बात करें तो इन पूरे क्षेत्रों के अंदर तकरीबन 25 से 30% के आसपास मराठी मतदाता है। अगर मराठी मतदाता एकजुट हो जाते हैं तो बीएमसी से लेकर बाकी की 28 निकायों के अंदर एक तरफा नतीजे देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार जाएगी। जबकि बीजेपी की ओर से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था उस पर पूरी तरीके से एमएनएस ने पानी फेर दिया था। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि जैसे पिछला मुंबई महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी तरीके से आज फिर स्थिति बीएमसी के चुनाव को लेकर बन जाए। लेकिन बाद में कई सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि बीजेपी का कार्ड नहीं चला और बार बार एक तरीके का कार्ड नहीं चलता है। इसके बाद मराठी मानुस वाले कार्ड को लेकर कई एक्सपर्ट मानते हैं कि वो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर एक नए तरीके का नतीजा देगा, यानी एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं मराठी अस्मिता को आगे करके वो पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की महाराष्ट्र के खासकर बीएमसी के चुनाव काफी ज्यादा जरूरी है और अगर बीएमसी में बीजेपी हारेगी तो लोकल बॉडी की हार बीजेपी को दूर तक सताने वाला है, क्योंकि बीएमसी एक ऐसी महानगर पालिका है जिसके पास उड़ीसा और गोवा से ज्यादा बजट है। यानी उड़ीसा और गोवा में चुनाव जीतना और बीएमसी में चुनाव जीतने में बीएमसी का चुनाव ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों एक तरीके से एक राज्य का चुनाव ही माना जाना चाहिए बीएमसी के चुनाव को और इसीलिए बीएमसी में अगर बीजेपी की हार होती है तो क्योंकि मुंबई पूरी तरीके से भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है तो ये बीजेपी के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका होगा और महाराष्ट्र के अंदर मराठी राजनीति का एक बार फिर से उभार होगा दोस्तों। जो बीजेपी वालों ने लगातार दबा कर रखा हुआ है, शिंदे को आगे करके पहले मुख्यमंत्री बनाकर मराठी मतदाताओं को साधने की कोशिश की, लेकिन बाद में शिंदे को धोखा देकर मंत्री के पोस्ट से मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर मराठी समाज के लोगों को धोखा दिया गया। अब देखते हैं मराठी समाज आज क्या फैसला लेता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन एक और अजीबोगरीब मामला सामने आता है और अचानक से चुनाव को प्रभावित करने का मामला सामने आता है दोस्तों। दरअसल होता यह है कि निकाय चुनावों को लेकर 140 सीटों पर दावा किया जाता है कि अब वीवीपैट नहीं लगाया जाएगा, यानी इस मशीन से यह दिखाई देता था कि किसको वोट गया है और उसकी पर्ची कटकर अलग से इकट्ठा हो जाती थी, यानी वेरिफिकेशन के लिए पर्ची भी अलग हो जाती थी प्रिंट होकर। अब वो नहीं किया जाएगा और 140 सीटों पर वीवीपैट की जगह पीएडीयू मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएडीयू मशीन प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने ईवीएम के अंदर वोट डाला तो उस वोट को इस मशीन पर दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि किसको ये वोट गया है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग पेपर नहीं छपेगा, यानी पेपर जो बाद में क्रॉस वेरीफाई किया जाता था यानी मिलान किया जाता था ईवीएम के टोटल वोट के साथ में और तय किया जाता था कि दोनों में एक जैसे बराबर वोट पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। अब वो करना भी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि पर्चियां नहीं होगी और पीएडीयू वीवीपैट की जगह लगाकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अचानक से जो फैसला लिया है इस पर राज ठाकरे भड़क गए और ठाकरे ने कहा कि विपक्षी पार्टी को बताए बिना अचानक से ये फैसला लिया गया और पीएडीयू लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नई मशीन के बारे में किसी पार्टी को कोई सूचना नहीं मिली, कोई जानकारी
नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस पर हमको संदेह होता है, लेकिन नगर के आयुक्त भूषण गगरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PADU मशीन के बारे में कई और बातें बताई। कुल मिलाकर दोस्तों, चुनाव आयोग अगर कोई बड़ा एक्शन ले रहा है, 140 सीटों पर वीवीपैट को हटाकर PADU नाम की मशीन लगा रहा है, तो इस बारे में विपक्ष के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, कम से कम उनको इल्तिहा कर देनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अपने मन के हिसाब से ही फैसला लिया गया और PADU के मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें पकड़ी जा रही थी दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। आपको बता दें कि बीते रात BMC के चुनाव को लेकर लोगों के घर में कोई मिक्सर बांट रहा था, कोई पैसे बांट रहा था। ऐसी ही कई सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जहां पर मिक्सर लो वोट दो इस तरीके का पूरा अभियान चल रहा था दोस्तों। और ये मिक्सर बांटे जा रहे थे महिलाओं के बीच में। सोशल मीडिया पर कई तरीके के रात के वीडियो सामने आते हैं। इसमें दिख नहीं रहा कि कौन सी पार्टी का व्यक्ति बांट रहा है, लेकिन साफ तौर पर मिक्सर बांटते हुए लोगों के बीच में अंधेरे में नजर आते हैं। ऐसा ही पनवेल महाराष्ट्र के अंदर लगभग 25 साल से पनवेल नगर पालिका में राम सेठ ठाकुर का दबदबा माना जाता रहा है। अब पनवेल के अंदर महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। 25 वर्षों में इतना विकास इन्होंने किया कि मतदान के दिन इनको पैसे बांटने पड़े। पहली नगर सेविका है जो पैसे देकर लोगों से वोट इकट्ठा कर रही है। कुल मिलाकर इस मामले पर बीजेपी के खिलाफ जमकर माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे बांट कर वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। और एक और मामला सामने आता है ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जहां पर बीजेपी ने विकास की गंगा बहा दी है, तो पैसों की गंगा बहाने की क्या जरूरत है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पैसे बांटने की जानकारी मिली, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जहां भी पैसा बांटते हुए मिले हैं दोस्तों, वहां पर भाजपाइयों को जमकर पीटा गया है। पैसे बांटते समय बीजेपी कार्यकर्ता पकड़े गए तो MNS वालों ने जमकर पीटा और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे बांटने के आरोप में पिटाई की जा रही है, ऐसा दावा चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। जमकर पैसे बांटे गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग पर बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने में दावा किया कि कल चुनाव प्रचार की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सूबे की जनता से मुखातिब होती रही। ऐसा करके महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को इस बात की छूट दी कि वो लोगों के बीच में जाकर उन्हें पैसे बांट सके। निस्संदेह अगर ऐसा करेंगे तो राज्य में उनके लिए राजनीतिक स्थिति अनुकूल साबित होगी। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसा करके चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के लोगों को भ्रष्टाचार करने का खुला लाइसेंस दे दिया। ये लोग पैसे के दम पर राज्य की राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो नियमों की अवहेलना करते हुए चुनाव प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है, ताकि स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जीत रही है और इस तरीके और भी कई सारे मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिर भी ममता बनर्जी की पार्टी जीत कर दिखाएगी। और महाराष्ट्र के BMC के चुनाव को लेकर उनका दावा है कि 16 तारीख यानी कल जो नतीजे आएंगे वो अद्भुत होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। क्या संजय राउत ने जो दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ में लाकर एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है, क्या वो कल 16 तारीख को सफल होगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से 3 निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायकन का समर्थन करते हुए कहा कि इसको बीजेपी के लोग जानबूझकर बैन कर रहे हैं, तमिल संस्कृति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, इसीलिए केंद्र सरकार की फिल्म एजेंसी के द्वारा जानबूझकर बैन किया गया है और कई सारे कट मारने के लिए बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी तमिल कल्चर का विरोध करते हैं, उनको तमिलियन से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी की ओर से इस तरीके की हरकतें की जा रही है। उन्होंने थलपति विजय को भी अपने साथ लाने के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की है। इसी के साथ में अपनी सहयोगी पार्टी DMK को भी मैसेज दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार DMK के भरोसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। DMK के पास अगर कांग्रेस के तौर पर एक ऑप्शन है तो कांग्रेस के पास भी अब DMK प्लस थलपति विजय के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑप्शन है। तो ऐसे में DMK पार्टी अगर 40 सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए नहीं देगी और कम सीटों पर निपटाकर कम पर चुनाव लड़ाने की कोशिश करेगी, तो फिर कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो थलपति विजय के साथ में जाएगी और थलपति विजय और कांग्रेस पार्टी मिलकर अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के बयान से थलपति विजय को एक मैसेज भी है। देखते हैं इस पर थलपति विजय का क्या रिस्पांस सामने आता है, क्योंकि थलपति विजय का कैंपेन कोई डिजाइन कर रहा है, यानी चुनाव प्रचार और रणनीति अगर कोई बना रहा है तो वो प्रशांत किशोर है दोस्तों। और प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, तो इसका सीधा मतलब ये कि थलपति विजय और कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों में करीब आ सकते हैं और DMK से अलग होकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी तमिलनाडु के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार चाहती है। लगातार 20-25 सीटों पर चुनाव लड़कर DMK के साथ रहकर कुछ हासिल पार्टी को हो नहीं रहा और ऊपर से पुडुचेरी के चुनाव में भी जीतना है जैसे तैसे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
बिहार की राजधानी पटना में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज इस बार सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन नहीं रहा है, बल्कि बिहार की राजनीति और एक परिवार के रिश्तों के लिहाज से खास संकेत देने वाला मंच बन गया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने सरकारी आवास पर इस भोज का आयोजन करते हुए नजर आए। इस आयोजन में उनके पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव शामिल हुए। दोस्तों, तेज प्रताप यादव का एक अलग तरीके का अंदाज भी दिखा। बिहार के अंदर मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की राजनीति की परंपरा लगभग 1990 के दशक में खुद लालू यादव की परिवार की ओर से शुरू किया गया था। लालू यादव जी खुद इस दौरान मौजूद रहे। आयोजन हर साल सुर्खियों में रहता है। इस बार लालू यादव के आवास पर चूड़ा दही का भोज नहीं हो रहा। इस वजह से तेज प्रताप यादव ने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ पर चूड़ा दही का भोज किया है। कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो सियासत में पारिवारिक भावनाओं को उजागर करता है। लालू यादव पहुंचे तो तेज धूप उनकी आंखों पर पड़ रही थी। ये देखते हुए तेज प्रताप यादव ने तुरंत एक सहयोगी को गमछा जैसा कपड़ा देने के लिए बोला और अपने पिता के सिर पर रखवाया ताकि उनके ऊपर धूप ना पड़े। कुल मिलाकर दोस्तों, अपने पिता लालू यादव का ख्याल रखते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे थे। इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर तेज प्रताप यादव यहां से मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव का तेज प्रताप यादव को फुल सपोर्ट मिला हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव के द्वारा ये जो चूड़ा दही का भोज किया गया, ये बिहार की राजनीति में अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन लालू यादव ने मना नहीं किया। वो निमंत्रण पर आए यानी इन्विटेशन पर आए और आकर बैठे। गवर्नर के साथ में बातचीत भी हुई। गवर्नर भी आए हुए थे, आरिफ मोहम्मद खान, और इस दौरान कई सारे अन्य नेता भी तेज प्रताप यादव की इस चूड़ा दही भोज में आए हुए थे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव ने आरएसएस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। संघ परिवार दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। समाजवादी पार्टी के नेता, सपा के नेता अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए संघ को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार दे दिया और इस बात को लेकर अब बीजेपी वाले भड़के पड़े हैं। दोस्तों, इसी के साथ में काशी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर नए सिरे से घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसके डिजाइन को फाइनल कर लिया गया है। मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था और 1791 में उन्होंने इसका जीवन उद्धार करवाया था। और अभी जब लोगों ने देखा कि मलबे में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पड़ी हुई है तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध के बाद डीएम सत्येंद्र ने घाट पर जाकर घाट की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ सुरक्षित है। कुछ लोग एआई से घाट का गलत वीडियो बनाकर जारी करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में इस काम का शिलान्यास किया था। बाढ़ की वजह से करीब 1.5 साल से काम बंद था। अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मूर्तियां तोड़ी गई और जो व्यवस्थाएं हैं उसे तोड़े जाने को लेकर एक बड़ा विवाद होता चला जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी जो वाराणसी के अंदर एक कॉरिडोर बनाया गया था, जिस कॉरिडोर को बनाने में कई सारी मूर्तियां तोड़ी गई थी और पुराने मंदिर तोड़े गए थे, उसे लेकर बवाल लगातार जारी हुआ था। और इसके बाद अब ये एक नया मामला सामने आया जहां पर मणिकर्णिका घाट को रीडिजाइन करने के नाम पर कई सारे मूर्तियों को तोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ईरान में बिगड़ते हालात के बीच में वहां पढ़ रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन यानी JKSA ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों को तुरंत सुरक्षित निकालने की मांग की है। JKSA ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनाव के कारण ईरान के हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान में पूरी तरीके से अस्थिरता फैल गई है और इंटरनेट बंद होने और कई जगह पर हमले होने और सुरक्षा बलों फौज के साथ संघर्ष के मामले पर भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा यानी स्टूडेंट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले पर दखल देना चाहिए और हमारे छात्रों को, स्टूडेंट को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें मणिपुर के सांसद बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि मणिपुर के विपक्ष के सांसद जब क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मणिपुर के अंदर जो शांति का दावा किया जाता है, मणिपुर में दो अलग अलग तरीके के हिस्सों को दो अलग अलग तरीके से रखा जा रहा है, यानी एक और मैतई समाज के लोग हैं, दूसरी और कुकी समाज के लोग हैं, कुकी समाज के लोग हैं और बीच में फोर्स लगाई गई है ताकि इनका आपस में कोई मिलान ना हो और किसी भी तरीके की हिंसा ना हो। यानी शांति जो है उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों समाज के लोग एक दूसरे के साथ आ गए हैं और फिर से पुरानी स्थिति हो गई है। शांति तब बनाई गई है जब दो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग रखा जा रहा है और दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर बाद में फोर्स हटती है और ये वापस समाज आपस में मिलता है तो इनके बीच में जो खाइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये कैसे
बटेंगी और जब तक पूरे मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तब तक पूरा मणिपुर कैसे शांत रहेगा। ये तो एक टेम्परेरी तरीका है। और सांसद पहुंचे थे तो उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि ये फोर्स लगाई गई है ताकि दोनों समाज के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या मणिपुर की जो शांति है वो केवल टेम्परेरी नजर आती है? क्योंकि स्थायी समाधान तभी होगा, यानी पूरी तरीके से सॉल्यूशन तभी होगा जब दोनों समाज आपस में बैठेगा और एक दूसरे पर विश्वास आगे बढ़ाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक बार फिर से ऐसा एक्सपोज हुई है दोस्तों की दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं बदनामी होगी। इंटरनेशनल एक एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, गुट है, जिसका नाम ब्रिक्स है, जिसमें भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस ब्रिक्स का लोगो डिजाइन करने के लिए इंडिया को बोला गया था। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने यानी भारत की सरकार ने एक ओपन कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट रखा था। ऐसा दावा बीजेपी के लोगों ने किया, भाजपा सरकार ने किया और बाद में जो लोगो ब्रिक्स का दिया गया दोस्तों, उस लोगो को लोगों ने सर्च मारना शुरू किया, यानी देखने की कोशिश की कि ये जो ब्रिक्स का लोगो दिया गया है क्या ये भारत सरकार ने कंपटीशन के बाद दिया है। तो बाद में पता चलता है कि तेलंगाना के अंदर एक लोटस केयर नाम का हेल्थ केयर की कंपनी है, उस कंपनी का जो लोगो है वही लोगो ब्रिक्स का लोगो दे दिया गया है। यानी अगर ये कंपटीशन हुआ था तो फिर बीजेपी सरकार को किसी ने बेवकूफ बना दिया और इस लोगो को चुराकर ब्रिक्स का लोगो बता दिया। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी वाले एक बार फिर से दुनिया भर के अंदर भारत का अपमान करवा रहे हैं। इसके बाद लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का काम हमेशा से ऐसा ही रहा है, कभी शिवसेना का लोगो चुरा लो, कभी एनसीपी का लोगो चुरा लो, कभी किसी हॉस्पिटल का लोगो चुरा लो और उसको कंपटीशन के थ्रू प्राप्त किया है बीजेपी की सरकार ने, ऐसा दावा कर दो। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों देखते हैं लोटस केयर नाम की ये जो संस्थान है, हॉस्पिटल है, अब ये इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये तो है उसी का सिंबल और सिंबल चुराया जा नहीं सकता। लोटस का ये सिंबल था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें जुबिन गर्ग के मामले को लेकर नई बड़ी अपडेट सामने आई है, जिससे असम की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचती हुई नजर आएगी। दरअसल हुआ यह है कि पोस्टमार्टम से पता चला कि जुबिन की मौत डूबने से हुई थी। उनके शरीर पर कुछ चोटें पाई गई, लेकिन सीपीआर और बचाव प्रयासों के दौरान ये चोटें आई थी। पाया गया है कि गर्ग के रक्त में अल्कोहल की सांद्रता 333 मिलीग्राम यानी डेंसिटी 333 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर थी, जो काफी ज्यादा मानी जाती है और नशे के कारण इतने ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए थे, ऐसा दावा सिंगापुर की पुलिस ने कोर्ट के अंदर किया है। न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत को बताया है कि लाइफ जैकेट पहनने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे उतार दिया गया और फिर उन्हें दी गई दूसरी लाइफ जैकेट को पहनने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने फिर से इंकार कर दिया। यानी 2 बार उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से इंकार कर दिया। चैनल ने अधिकारी के हवाले से बताया कि उस समय गर्ग काफी नशे में थे और कई लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो तेजी से नाव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में अचानक से पता चलता है कि वो डूब गए और बाद में जब उनको निकाला गया तो वो पूरी तरीके से बेहोश पाए गए थे और बाद में जब सीपीआर वगैरह दिया गया तो वो मृत घोषित कर दिए गए। कुल मिलाकर दोस्तों चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और इस पूरे मामले पर बीजेपी की सरकार एक बार फिर से असम के अंदर घेरे जाने वाली है, क्योंकि जांच को लेकर बीजेपी के सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा था कि कई लोगों को गिरफ्तार करके कि इसके पीछे एक कंस्पिरेसी हो सकती है, लेकिन जुबिन गर्ग को लेकर लोगों का इतना इमोशन है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाए, लेकिन अभी तक बीजेपी की सरकार मामले पर कहीं ना कहीं टालमटोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सिंगापुर की पुलिस के द्वारा ये जो रिपोर्ट दिया गया है, इस पर क्या बीजेपी की सरकार रिपोर्ट को फाइनल मानेगी या और जनता के बीच में जाकर बोलेगी कि रिपोर्ट यही है, या फिर दूसरे तरीके से जांच करवाया जाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना है, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठता रहता है। ताजा मामला आईपैक यानी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले संगठन से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने आ गए। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 4 साल में 3 राज्यों के अंदर, जिसमें झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है। ईडी ने पुराने मामले पर चुनाव के दौरान बड़ी कार्रवाइयां की है ताकि हड़बड़ी मचा दी जाए और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल रहे और वो डर में रहे कि उसके यहाँ कभी भी किसी भी तरीके का कोई बड़ा छापा पड़ सकता है। अगर छापे का डर रहेगा तो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे और एक तरीके से चुनाव पर ध्यान नहीं रहेगा और चुनाव का ध्यान नहीं रहेगा तो बीजेपी वाले आप लोग जानते हैं कि चुनाव के अंदर अंदर खाने क्या क्या करते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा था तो ध्यान भटकाने के लिए जो रिवीजन दोबारा शुरू हुआ उससे पहले ईडी की छापेमारी कर दी
गई ताकि विपक्ष का पूरा ध्यान यहाँ बढ़ जाए। ऐसे में दोस्तों बीजेपी इससे पहले भी कई राज्यों के अंदर कर चुकी है, तो इससे पता चलता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के दरमियान करके बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की जो बची कुची साख थी उसको भी पूरी तरीके से पहाड़ से धक्का देकर एकदम खत्म कर दिया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ईडी की अब रिस्पेक्ट बची नहीं है। जो शुरू में ईडी बनाया गया था तो कई सारे एक्शन ईडी लेता था तो लोगों को लगता था कि ये सही एक्शन होगा, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये तो एक हथियार के तौर पर, चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी डीएमके से अपने आप को अलग करना चाहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तर भारतीयों को लेकर बार बार डीएमके वाले जो विवादित बयान देते रहते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कोई साथी बने। डीएमके के सांसद ने एक और विवादित बयान दिया है। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते हुए उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं से कहा जाता है कि वे नौकरी ना करे, घर में रहे और किचन में काम करे, बच्चे पैदा करे। मारन ने कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों को शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है, यानी उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर फिर से आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं डीएमके के नेता। इससे पता चलता है कि उत्तर भारतीयों को लेकर इनके मन में एक जबरदस्त तरीके की हिंसा है और कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ अपनी राजनीति करती जरूर है, लेकिन उत्तर भारत में इसका नुकसान होता है और इसीलिए पार्टी एक नया विकल्प तलाश रही है। और इसीलिए थालापति विजय के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बन जाता है तो उसका सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन ये होगा कि कांग्रेस पार्टी डीएमके के उत्तर भारतीय विरोधी राजनीति में साथ नहीं देना चाहती है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी के विधायक का हनी ट्रैप की कोशिश का मामला सामने आया है। 2 करोड़ लिए फंसा रहे थे और एफआईआर हुए तो युवती ने वीडियो भेजकर भी माफी मांगी है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के धर्मपुर के विधायक कालू सिंह ठाकुर का है। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।